वेलकम टू ज्ञान पल्लव एकेडमी। एक बार फिर से हम लोग एक नए क्लास को शुरू कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं। नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए जो तैयारी किया जाता है उसमें से 3 सब्जेक्ट में हम लोग सबसे पहले मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स यानी गणित में हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज के क्लास में और इस चैप्टर का नाम है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले इसको समझेंगे, फिर इससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। लघुत्तम मतलब क्या होगा? सबसे छोटा, सबसे छोटा। सम और अपवर्त्य दोनों मिलकर क्या हो जाता है? समापवर्त्य। सम मतलब बराबर, अपवर्त्य मतलब गुणज यानी गुना करने से जो प्राप्त होता है, मल्टीपल। ठीक है, सबसे छोटा, बराबर और क्या होना चाहिए? गुणज। यानी कोई भी संख्याएं दी गई हो, 2 या अधिक संख्याएं स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त अगर निकालना होगा तो कम से कम 2 संख्याएं होगी। 2 संख्याओं का हम लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे, यानी सबसे छोटा, बराबर, अपवर्त्य या गुणज, मल्टीपल। ठीक है, तो गुणज लिखना है और ऐसा गुणज जो बराबर हो, यानी सब में एक जैसा हो और सबसे छोटा भी हो, ये ध्यान में रखना। तो ये हो गया लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, इसको संक्षेप में कहते हैं, इंग्लिश में संक्षेप में क्या कहा जाता है? LCM। LCM इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हिंदी तो समझ चुके हैं। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसके निकालने का कई तरीका है, कम से कम 3 तरीके तो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहली विधि क्या करेंगे? अपवर्त्य लिखकर। अपवर्त्य द्वारा। ठीक है, तो अपवर्त्य द्वारा कैसे निकालेंगे? जैसे हमको 4 और 9, ठीक है, इसका LCM निकालना है। 4 और 10 ले लेते हैं। ठीक है, वैसे किसी भी संख्या का वैसे ही निकाल सकते हैं। 4 और 10 का LCM निकालना है, यानी हिंदी में शॉर्ट में लॉसो कहेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4 का अपवर्त्य लिखेंगे, फिर 10 का अपवर्त्य लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ अपवर्त्य होगा, उभयनिष्ठ अपवर्त्य, वो लिख देंगे। और अंत में क्या लिखना है? सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त्य।
ठीक है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त। तो 4 का अपवर्त क्या क्या होगा? 4, 8, 12, 16 और 20, 24, इस तरह से ढेर सारा लिख सकते हैं। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये हो गया 4 का अपवर्त। 10 का अपवर्त क्या हो गया? 10, 20, 30, 40, इस तरह से ढेर सारा अपवर्त लिख सकते हैं। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होता है, अनगिनत अपवर्त लिखा जा सकता है। ठीक है, अब उभयनिष्ठ अपवर्त क्या होगा? जो इस दोनों में शामिल हो। पहला जो है इसमें क्या है? 20। इसी तरह से आगे जब बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 40, फिर आगे जाएंगे तो 60, ठीक है, 50, 60, इस तरह से ढेर सारा अपवर्त लिखा जा सकता है और उसमें कुछ उभयनिष्ठ अपवर्त होगा। तो 20, 40, 60, इस सब को लिख सकते हैं। इसमें सबसे छोटा जो है वो क्या है? 20। ठीक है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त, यही क्या हो गया? LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त। ठीक है, तो इस तरह से पहला तरीका हम लोग पढ़ लिए। तो दूसरी विधि क्या है? अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? जैसे 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, तो 4 में सबसे पहले 2 से भाग लगाएं। अभाज्य संख्याओं से इसमें लगातार क्रमिक रूप से भाग देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, लगातार अभाज्य संख्या से भाग देकर हम ये अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 4 में सबसे पहले किससे भाग लगेगा? 2 से, और ये 2 ही आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 4 का अभाज्य गुणनखंड। 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2। यहाँ पर तब तक भाग देते हैं जब तक कि अभाज्य संख्या ना आ जाए, या कहीं कहीं पर ऐसे भी किया जाता है, 1 लाया जाता है। तो बात एक ही है, आंसर हमारा यही आएगा। फिर 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 10 का क्या हो जाएगा? 2 × 5। 10 का अभाज्य गुणनखंड, 10 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 5। तो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, एलसीएम बराबर यानी लघुत्तम समापवर्त के बराबर क्या होगा? 2, इस दोनों के बदले एक ही लिखाएगा, और जो बाकी बच गया उसको भी हम लिख देंगे। ठीक है, 2 × 2 × 5 क्या हो गया? 20। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तीसरी विधि यहीं पर हम समझ लेते हैं। ज्यादातर हम लोग तीसरी विधि का प्रयोग करते हैं। तीसरी विधि क्या है? भाग विधि। भाग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं? तो वो लगभग ये यहाँ पर हम लोग अलग अलग कर रहे थे, इसी चीज को एक साथ कर लेंगे। वैसी संख्या से भाग देते हैं जिससे कि दोनों में भाग लगे। तो 4 और 10 दोनों यहाँ पर लिख लिए। अब 2 से दोनों में भाग लगेगा, ये हो गया 2, यहाँ हो गया 5। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 5। ठीक है,
यानी 20। तो इस तरह से हम 3 तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। अपवर्त्य द्वारा, ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया अभाज्य गुणनखंड द्वारा, इसमें भी कुछ ज़्यादा टाइम लगता है। और सबसे जो कम समय लगने वाला है वो क्या है, भाग विधि। सुविधानुसार जो विधि हमें अच्छा लगे कर सकते हैं, ज़्यादातर हम इस विधि को फॉलो करेंगे ताकि कम से कम समय में, क्योंकि एक ही साथ भाग दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 विधि से हमने अभी लघुत्तम समापवर्त्य निकालना सीख गया। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है ये समझ लिया, यानी एलसीएम समझ लिया। अब हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे, यानी महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले ये समझते हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम का मतलब हो गया सबसे बड़ा, सम मतलब बराबर, अपवर्तक यानी भाजक, ठीक है, फैक्टर। इसका फुल फॉर्म तो ये हो गया महत्तम समापवर्तक। हिंदी में, इंग्लिश में क्या होता है, लोएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहीं कहीं पर ये भी रहता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। संक्षेप में हिंदी में क्या कहेंगे इसको, मौसौ, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वैसी संख्या होगी, वैसी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को विभाजित करता हो, ठीक है। और लघुत्तम समापवर्तक का इसी तरह से डिफिनीशन क्या देंगे, 2 या अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वैसी संख्या है जो दोनों संख्या से विभाजित होती है। ये दोनों संख्या को विभाजित करेगी, एलसीएम जो है वो विभाजित होगा खुद, ठीक है। तो HCF भी यानी महत्तम समापवर्तक भी हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं, जैसा कि एलसीएम में देखा था। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, पहली विधि, अभी पीछे जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। वैसे ढेर सारा एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 4 और 10 का मौसौ अगर निकालना है तो पहली विधि से निकालेंगे। तो 4 का अपवर्तक, ठीक है, 4 का अपवर्तक पहले लिखते हैं, क्या क्या होगा, 1 2 4। 10 का अपवर्तक क्या होगा, 1 2 5 10। उसके बाद उभयनिष्ठ अपवर्तक, उभयनिष्ठ अपवर्तक क्या हो जाएगा, 1 और 2। अब क्या लिखना है, महत्तम या सबसे बड़ा, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक। सबसे बड़ा इसमें क्या है, 2, यानी मौसौ क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक क्या हो गया,
मौसो बराबर 2। यही हमारा आंसर हो गया। ये पहली विधि हो गई। दूसरी विधि से देखते हैं। दूसरी विधि, इसमें हम क्या करेंगे, गुणनखंड द्वारा। जैसे पहले एलसीएम में भी हमने देखा था, किस विधि से बनाएंगे, गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा कैसे करेंगे, 4 का अभाज्य गुणनखंड अभी हम लोग निकाले थे। 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2। और 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 5। तो मौसो बराबर क्या होगा, मौसो बराबर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, जो दोनों में है वही क्या होगा, मौसो। और तीसरी विधि भाग विधि हम लोग पढ़े थे। भाग विधि, भाग विधि में क्या करेंगे, 4 से 10 में भाग देंगे, 2 बार में 8 हो गया, शेष 2 बच गया। अब जो शेष बचा उससे भाजक में भाग देंगे, तो 2 दूना 4। जब शेष शून्य हो जाए, यानी पूरा पूरा कट जाए, तब जो भाजक होता है वही क्या होगा, मौसो। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 विधि से मौसो निकालना सीख लिया। ठीक है, अब मौसो का कुछ विशेषता, महत्तम समापवर्तक का कुछ विशेषता होता है, ये समझ लेते हैं। क्या क्या विशेषताएं होगी, तो 2 या अधिक संख्याओं का जो मौसो होगा, पहली विशेषता क्या होगी कि मौसो हमेशा संख्या से छोटी होगी। मौसो हमेशा सभी संख्याओं से छोटी होगी। दूसरी विशेषता, असहभाज्य संख्या का मौसो, मौसो दी गई संख्याओं से छोटी होगी। ठीक है, असहभाज्य का संख्या का मौसो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और अगर तीसरी विशेषता, ठीक है, अगर 2 संख्या में एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड हो, तो वही संख्या मौसो भी हो जाएगा। जैसे, ठीक है, अगर 2 संख्या में एक संख्या दूसरी का गुणनखंड हो तो पहली संख्या ही मौसो होगी। जैसे 2 और 4, 2 4 का गुणनखंड है, तो 2 और 4 का मौसो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 4 और 12, 4 12 का गुणनखंड है, तो इसीलिए इसका मौसो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, ये मौसो की यानी महत्तम समापवर्तक की विशेषताएं हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे।
फॉर्मूला क्या, तो दो संख्याओं का मौसौ और लौसौ के बीच संबंध, दो संख्या के गुणनफल और मौसौ और लौसौ के बीच संबंध जो है ये देखेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस को, इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कुछ सूत्र को हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसा कि पहले बताया था कि ये सूत्र में क्या होगा, दो संख्या का गुणनफल और मौसौ यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त में संबंध, ठीक है। तो पहला सूत्र क्या होगा, दो संख्या का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, लौसौ गुना मौसौ, ठीक है। दूसरा सूत्र, अगर हमें यानी इसको गुणनफल लिख सकते हैं, अगर लौसौ निकालना होगा तो लौसौ बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मौसौ। वैसे अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है, हम एक फॉर्मूला अच्छे से समझ लेंगे, इसी से सब निकल जाएगा। इधर गुना में है, इधर आके ये मौसौ से गुना है, इधर आके भाग हो गया, पलट देंगे, ठीक है। बायां पक्ष दायां पक्ष में परिवर्तन कर दिए, गुना से भाग में आ गया, ठीक है। तो तीसरा सूत्र, इसी तरह से अगर मौसौ निकालना होगा तो मौसौ बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा लौसौ, ठीक है। चौथा सूत्र, अगर पहली संख्या निकालना हो तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लौसौ गुना मौसौ बटा दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या निकालना है, दूसरी संख्या को इधर ले आएंगे, लौसौ गुना मौसौ बटा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, लौसौ गुना मौसौ बटा पहली संख्या, ठीक है। ये पांचों फॉर्मूला ध्यान देंगे तो एक ही फॉर्मूला है, एक ही सूत्र है, तो इसको अलग अलग बता दिए, अगर क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। इसके लिए नहीं तो हम एक ही सूत्र से, एक ही फॉर्मूला से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यही मेन फॉर्मूला है, इसी से सभी फॉर्मूला निकला है। छठा फॉर्मूला, भिन्नों का लौसौ बराबर क्या होगा, अंशों का लौसौ बटा हरों का मौसौ, भिन्नों का मौसौ बराबर क्या होगा, अंशों का मौसौ बटा हरों का लौसौ, ठीक है। ये सारी फॉर्मूला, ये सारे सूत्र हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे, समझ के
इसको कुछ मेमोराइज भी कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ये प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, ये नहीं है कि लगातार रटते रहें। इसको समझिए, समझने के बाद इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका जितना आप प्रयोग कीजिएगा उतना ही क्या होगा, ये आपके साथ होते जाएगा, आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, आपसे कभी रूठेगा नहीं, दूर नहीं जाएगा। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, सिर्फ एक बार बैठ के रटते नहीं रहना है। इसको एक बार समझ लिए, समझने के बाद बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने के समय इसका प्रयोग करना है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। हम लोग थ्योरी को समझ लिए, अब अगले क्लास में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि मौसों और लॉसों से संबंधित होगा। अगर आपको किसी पॉइंट पर आज के क्लास में कहीं भी कोई परेशानी होती है, कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत होता है, तो आप हमसे बेझिझक शेयर कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को लॉसों और मौसों का जो कंसेप्ट है यह बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, और कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगले क्लास में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट और क्लियर होगा, और इस सभी कंसेप्ट को हम क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे प्रयोग करेंगे ये आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।